हेलो, वेलकम टू द हिंदू एडिटोरियल 3 जून। कल आपकी फ़ेज़ की नोटिफिकेशन आ चुकी है। देखो, फ़ेज़ की आ गई है, अभी सीजीएल की आएगी, स्टेनो की आएगी, सारी नोटिफिकेशंस आने लगेंगी। तो सबसे पहले तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टफ आपको मिलेगा डेली। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो भी मेरा इंपॉर्टेंट सेशन होगा उसकी लिंक भी मैं शेयर करती हूँ, तो इसको ज्वाइन कर लो। और इस 8 बजे के द हिंदू एडिटोरियल में रेगुलर हो जाओ आप, एकदम एक भी दिन मत मिस करो। वोकैबलरी पहली वाली इजी है, कॉम्प्रिहेंसिव। इसका मतलब होता है जब हम कंप्लीट कवरेज की बात करते हैं, कंप्लीट कवरेज, थॉरो कवरेज, एग्जॉस्टिव। ऑपोजिट हो गया, अगर हम एक साइड कंप्लीट कवरेज करा रहे हैं तो ऑपोजिट हो गया इनकम्प्लीट। फिर आ जाएगा आपका लिमिटेड, लिमिटेड सप्लाई है, नैरो। तो ये सब, इन सब का मतलब होता है लिमिटेड और इन सब का मतलब होता है ज़्यादा, कंप्लीट, कंप्लीट कवरेज। ठीक है। अच्छा, अब दूसरा वर्ड है एसेस। एसेस वर्ड का मतलब होता है किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना, है ना, एस्टिमेट करना। और भी इससे वर्ड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, अप्रेस, देन एस्टिमेट, गॉज, ऑडिट करना, एनालाइज करना, इन्वेस्टिगेट करना, एक्सप्लोर करना। ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे इसके सिनोनिम में। ऑपोजिट में क्या आ जाएगा? आप चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, चीज़ों को डिसमिस करना, इग्नोर करना, इवेड करना, बाईपास, बाईपास, इग्नोर करके चले जाना। ठीक है। अज्यूम करना, एक तरफ आप प्रॉपर कैलकुलेशन कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो, दूसरी तरफ चीज़ों को अज्यूम कर रहे हो। तो ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स हो जाएंगे। दूसरा वर्ड है डिस्क्रिमिनेट करना। डिस्क्रिमिनेट का मतलब है भैया हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब मतलब अलग अलग हैं। आप लोगों में डिफ्रेंशिएट कर रहे हो, डिस्टिंग्विश कर रहे हो, सेग्रीगेट कर रहे हो, या फिर कैटेगराइज कर रहे हो, लोगों को अलग अलग कैटेगरी में बांट रहे हो। ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे डिस्क्रिमिनेट, यानी कि अलग अलग। डिवाइड, डिवाइड, डिस्क्रिमिनेट, सेग्रीगेट, ऐसे करके आ जाएगा। इसको ऑपोजिट हो जाएगा एक साथ। एक साथ का मतलब यूनाइटेड है, कंबाइंड है, इंटीग्रेट है, मतलब एक साथ, एक साथ, एकजुट। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सब अलग अलग है, यहाँ पे क्या है? एक साथ है, एकजुट है। ठीक, तो सिनोनिम और एंटोनिम हो गए। सॉलिडारिटी वर्ड का मतलब होता है यूनिटी, फीलिंग ऑफ सपोर्ट, सॉलिड फीलिंग आना। अच्छा, आपको अपने अंदर से सॉलिड फीलिंग कब आती है? सॉलिड फीलिंग तब आती है जब ऐसा फील होता है कि सब कुछ अच्छा है, एवरीबडी इज सपोर्टिंग मी, तब सॉलिड फील आती है, राइट। तो जब आपको सपोर्ट फील होता है तो यूनिटी फील होती है, आप बोल सकते हो हार्मनी फील होना। जितने वर्ड्स आपको आते हैं ना, मेरे साथ लिखा करो। मेरे साथ लिखने का फ़ायदा ये है कि सब एक साथ डेली बेसिस पे रिवाइज होता चला जाता है। फिर अलायंस, देन म्यूचुअल से बना है तो आप म्यूचुअल लिखो, चाहे म्यूचुअलिटी लिखो, ये हो जाएगा। अच्छा, एक और बहुत प्यारा वर्ड है, एग्जाम में भी बहुत पूछा जाता है, कैमारेडरी। कमारे, CAMARA एंड देन DEREI, कैमारेडरी। इसका भी मतलब होता है कि आप आपस में अग्रीड हो, असेंट, कंसेंट, कंप्लाई, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। आपस में एक दूसरे की बात मानना, कंप्लाई करना, एक साथ एकजुट होके रहना। ऑपोजिट हो जाएगा, डिवीजन है, सेग्रीगेट है, डिसेंट है। फिर कैटेगराइज हो गया, मतलब अलग अलग सोच है, कैटेगरी में डिवाइडेड हैं, सेक्टर में डिवाइडेड हैं, सेक्टरियन हो गया। डिसयूनिटी, सेपरेट। तो ये सब हो जाएगा अलग अलग, और इन सब का मतलब हो जाएगा एक। नेक्स्ट वर्ड, जैसे आपने अपने हाथ में कुछ चावल के दाने दिए लिए और उसको आपने बिखेर दिया फ्लोर पे, मतलब आपने डिसिपेट कर दिया। तो डिसिपेट करने का मतलब यही होता है जब किसी चीज़ को आपने बिखेर दिया है। या फिर डिसिपेट का एक मतलब और होता है जब चीज़ें धीरे 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 करके वीक पड़ने लगती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। गायब हो जाती हैं यानी कि फेड हो जाती हैं, डिप्लीट हो जाती हैं। फेड हो जाना, डिप्लीट हो जाना, ड्रेन्ड फील करना, तो ड्रेन्ड हो जाना,
देन आपका डाइल्यूट से बना है तो डाइल्यूटेड हो गया, ठीक है। डिमिनिश हो गया, डिमिनिश हो गया। अबॉलिश हो गया, अबॉलिश। एक्सटेंग्विश्ड, फ्रैगमेंटेड। तो ये सारे शब्द हो जाएंगे। इन सब का मतलब होता है चीज़ें धीरे धीरे करके वीक पड़ रही हैं, फेड हो रही हैं, डिप्लीट हो रही हैं, धीरे धीरे करके मतलब गायब होती चली जा रही हैं। ऑपोजिट हो जाएगा, एक तरफ फेड हो गया, ऑपोजिट हो गया कि मतलब एक साथ एकजुट। आप गैदर्ड बोल सकते हो, अक्यूमुलेटेड बोल सकते हो, कलेक्टेड बोल सकते हो, और क्या हो सकता है, यूनिफाइड हो गया, यूनिटी से बना है, आप यूनिफाइड बोल सकते हो। फिर होर्डेड बोल सकते हो, देन यूनिफाइड हो गया, और क्या हो गया चीज, अमास, एक्रियू, अमास, अक्यूमुलेटेड, गैदर, टुगेदर, कलेक्टेड, यूनिफाइड, होर्डेड। इन सब का मतलब हो गया एकजुट। और इसका मतलब क्या हो गया, चीज़ें धीरे धीरे करके सेग्रीगेट हो रही हैं, धीरे धीरे करके बोल सकते हैं कि डिसिपेट हो रही हैं। मतलब डिसिपेट में हम स्कैटर्ड के तरीके से भी यूज़ करते हैं, और डिसिपेट का मतलब ये भी होता है कि धीरे धीरे करके कम पड़ना और फिर अचानक से गायब हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है बूस्टेड। बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। सुना है ये? बूस्टेड का मतलब है बूस्ट मैंने पिया और मेरी एनर्जी एकदम से एस्केलेट कर गई, तो एलिवेट कर गई, एस्केलेट कर गई, मतलब एकदम से मेरी एनर्जी इंक्रीज हो गई, ठीक है। इंक्रीज हो गई, एलिवेट हो गई, इम्प्रूव हो गई। फिर आपका एम्पलीफाई आ जाएगा। एम्पलीफाई, बढ़ने को हम एम्पलीफाई और मैग्नीफाई भी बोलते हैं, तो आप एम्पलीफाई और मैग्नीफाई दोनों यहाँ लिख सकते हो। फिर आप ऑगमेंटेड वर्ड लिख सकते हो, ऑगमेंटेड, वेरी नाइस। फिर आ जाएगा एक्सपैंडेड, बहुत बढ़िया। तो इन सब का मतलब होता है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, एक्सपैंड हो गई हैं। ऑपोजिट यार वही हो जाएगा, डिक्रीज होना, रिड्यूस, वीक पड़ जाना। अब जैसे वीक वर्ड आ गया तो वीक के बाद आप फीबल, एनफीबल, फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, ये सारे शब्द लिख सकते हो। फीबल, एनफीबल, फ्रेल, फ्रेजाइल, फ्लिम्जी, इन सारे शब्दों का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाना, ठीक। चलो नेक्स्ट वर्ड है लिम्पिंग। लिम्पिंग का मतलब होता है जब कोई व्यक्ति अच्छे से चल नहीं पाता है तो वो टेक ले लेके चलता है, मतलब बहुत डिफ़िकल्टी होती है उसको चलने में। हॉबलिंग, तो लिम्पिंग मतलब ऐसे टेक ले लेके चलना। स्टैगरिंग, फैल्टरिंग, हॉबलिंग, इन सब का मतलब होता है टेक ले लेके चलना, प्रॉपर स्ट्रेट वॉक नहीं कर पा रहा है। ऑपोजिट हो जाएगा एकदम स्ट्रेट वॉक करना, जैसे मार्चिंग में होता है, मार्चिंग, ग्लिडिंग, स्ट्राइडिंग, इसका मतलब होता है स्ट्रेट वॉक करना बिना किसी चीज़ का सपोर्ट लिए। लिम्पिंग में क्या होता है, बॉडी बहुत वीक हो जाती है, तो इंसान बहुत डिफ़िकल्टी के साथ चलता है। मोराल बहुत लूज़ हो गया, मतलब कॉन्फिडेंस, एंथुजियाज़म ग्रुप का बहुत ज़्यादा, मैंने बोला मोराल लूज़ हो गया, मतलब जो होता है बेसिकली विगर। मोराल का मतलब होता है आपके अंदर का स्पिरिट, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस, आपके अंदर की जो ड्राइव है, और क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेशन। कभी भी अंदर के मोराल को, यानी कि विगर को, डिटर्मिनेशन को, ड्राइव को कभी भी कम नहीं करना चाहिए। आपका जो माइंडसेट है वही आपको एनर्जी देता है, तो माइंडसेट आपका हो गया, आपकी जो विल पावर है, बहुत बढ़िया। तो ये सारे वर्ड्स हैं जिसका मतलब होता है मोराल। ऑन समथिंग, सो ब्रशिंग अप ऑन समथिंग का मतलब होता है इम्प्रूविंग और रिफ्रेशिंग स्किल। कभी देखा है टेबल पे गर्दा पड़ गया तो हमने क्या किया, टेबल को ब्रश कर दिया, तो ब्रश करने से क्या हुआ, टेबल एकदम नए जैसा हो गया। तो जब हमें किसी चीज़ को हम ब्रश अप करते हैं, जैसे मैंने कुछ कॉन्सेप्ट्स याद किए हैं लेकिन मैं भूल गई हूँ, तो एग्ज़ाम से पहले मैं क्या करूँगी, मैं उन कॉन्सेप्ट्स को ब्रश अप कर लूँगी ताकि मुझे दोबारा से याद हो जाएं। तो ब्रश अप का मतलब यही होता है कि चीज़ें रिफ़्रेश हो जाएं, दोबारा से याद हो जाएं। अच्छा, चीयर अप का मतलब क्या होता है, चीयर अप का मतलब होता है बिकमिंग और मेकिंग समथिंग मोर कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, दैट इज चीयरिंग समथिंग अप। हर फ्रेंड्स चीयर्ड हर अप बिफोर द बिग प्रेजेंटेशन। किसी को चीयर अप करना यानी कि मोटिवेट करना, कम ऑन यार तुम कर लोगे, मुझे पूरा भरोसा है तुम कर लोगे, सो दिस इज चीयरिंग अप।
ब्रश अप ऑन, पुराने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना। गियर अप फॉर का मतलब होता है प्रिपेयरिंग योर सेल्फ विथ कॉन्फिडेंस। चीयर अप आपको हमेशा दूसरा इंसान करता है ताकि आप कॉन्फिडेंट और हैप्पी फील करो। ब्रश अप ऑन का मतलब होता है कि आपने पिछली बार कुछ पढ़ा है, आप भूल गए हो, तो आपने उसको रिफ्रेश कर लिया। गियर अप का मतलब होता है अपने आप को बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ भर लेना। फुल ऑफ बीन्स इज फुल ऑफ एनर्जी। आफ्टर द प्रमोशन शी वॉज फुल ऑफ बीन्स एट वर्क। प्रमोशन के बाद शी वॉज फुल ऑफ बीन्स मतलब शी वॉज फुल ऑफ एनर्जी। वॉक विद योर हेड हेल्ड हाई, अपना सर ऊपर करके चलो मतलब कॉन्फिडेंटली चलो। तुमने कुछ गलत नहीं किया है, तुम्हें अपना सर झुकाने की ज़रूरत नहीं है। वॉक विद योर हेड हेल्ड हाई। हैव फेथ इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखो। ट्रस्ट योर ओन एबिलिटीज़। 2 क्वेश्चंस आपके सामने आ चुके हैं और ये क्या है, ये आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर्स हैं। विच वर्ड इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू कॉम्प्रीहेंसिव। मैंने कॉम्प्रीहेंसिव कवरेज किया है मतलब मैंने थॉरो पढ़ाई करी है। असेस का मतलब क्या होता है, चीज़ों को इवैल्यूएट करना, असेस करना, एस्टिमेट करना, इन्वेस्टिगेट करना। आप इसको ऐसे बोल सकते हो बहुत ज़्यादा इसके बारे में कैलकुलेट करना, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे। क्लोजेस्ट मीनिंग सॉलिडारिटी का, सॉलिडारिटी वर्ड बना है सॉलिड से, सॉलिड मतलब यूनिटी। डिविजन, हॉस्टिलिटी और ऑगमेंट तो ऑपोजिट हो जाएंगे। डिसिपेटेड मतलब होता है चीज़ों को सेग्रीगेट कर देना। इसका ये भी मतलब होता है जब चीज़ें अलग अलग हो गई मतलब धीरे धीरे करके वीक पड़ती जा रही हैं। इसका मतलब स्कैटर्ड भी होता है, वीक भी होता है, ये सारे वर्ड्स होते हैं। ठीक है, इंग्लिश किट ऑर्डर नहीं करी है तो कर लीजिए, आपको लैब की ऐप पर बुक्स के सेक्शन में मिल जाएगी। और इस किट के अंदर आपको वोकैब, ग्रामर और कॉम्प्रीहेंशन तीनों बुक्स मिलती हैं इंग्लिश की। अब हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करेंगे। ग्रोइंग पेन्स इकोनॉमिक परफॉर्मेंस के ऊपर है, तो सबसे पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एकदम फटाफट, फिर हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे। डेटा है जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है इंडिया का 2024-25 में, उसके ऊपर है। तो लेटेस्ट रिपोर्ट जो इंडियाज़ इकोनॉमी के ऊपर आई है, ये गुड और बैड दोनों न्यूज़ लाती है। रिलीज्ड ऑन फ्राइडे, हैव समथिंग फॉर एवरीबडी। हैविंग समथिंग फॉर एवरीबडी का मतलब होता है गुड न्यूज़ भी है और इसमें कुछ कुछ बैड न्यूज़ भी है, डिपेंडिंग ऑन हाउ यू लुक। किसी के लिए वही न्यूज़ अच्छी होगी, किसी के लिए वही न्यूज़ खराब होगी। पीपल हु आर होपफुल और पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक मतलब जिनका आउटलुक पॉजिटिव है, पॉजिटिव थिंकर्स हैं, वो लोग खुश होंगे कि भाई स्ट्रॉन्ग ग्रोथ हुआ है लास्ट 3 मंथ्स में। ठीक है, 4th क्वार्टर यानी कि आखिरी के 3 महीने में अच्छी ग्रोथ हुई है, तो जो पॉजिटिव लोग होंगे, ऑप्टिमिस्टिक लोग होंगे, वो ये चीज़ सुन के खुश हो जाएंगे। पेसिमिस्टिक कैन डिस्पेयर ओवर 4 years लो एनुअल ग्रोथ फिगर। और जो नेगेटिव लोग होंगे, जो हर चीज़ में नेगेटिविटी देखते हैं, नेगेटिव माइंडेड होंगे, वो वरिड होंगे क्योंकि ओवरऑल ग्रोथ अगर होल ईयर की देखी जाए तो वो लोएस्ट है 4 सालों में। मतलब 2024-25 का डेटा गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ दोनों लाया है। जो ऑप्टिमिस्टिक लोग हैं वो देख रहे हैं कि पिछला क्वार्टर बहुत अच्छा रहा, वो इस तरीके से देख रहे हैं, खुश हैं। नेगेटिव लोग सोच रहे हैं क्वार्टर अच्छा है तो क्या हुआ, 4 साल में तो सबसे कम है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों न्यूज़ ला रहा है। A realist assessment, however, is that there is cause for some restrained celebration and more than a healthy dose of disappointment। बहुत प्यारी लाइन है। रियलिस्ट अगर बोला जाए, समवन जो सिर्फ फैक्ट्स पे देखता है, वो ये बोलेगा there is some reason to celebrate but also a lot of disappointment, मतलब a lot of concern। तो रियलिस्ट इंसान ये बोलेगा, वो खुश भी नहीं होगा, दुखी भी नहीं होगा, वो बीच में रहेगा। वो कहेगा यार कुछ रीज़न है खुश होने के, लेकिन कुछ ये भी हैं परेशान होने के। जो Q4 की ग्रोथ है 7.4% वॉज कंसिडरेबली हायर देन व्हाट वाज एक्सपेक्टेड फॉर द क्वार्टर। Q4 की ग्रोथ जितनी एक्सपेक्ट करी थी उससे भी ज़्यादा थी, वो भी 7.4% ज़्यादा थी। और फास्टेस्ट सीन इन द अदरवाइज डिसमल फाइनेंशियल ईयर। और ये बेस्ट क्वार्टर बोला गया है पूरे साल का, क्योंकि पूरा साल तो ग्लूमी गया है, तो ये बेस्ट क्वार्टर बोला गया है। फिर बोला जा रहा है मेन रीज़न फॉर द गुड ग्रोथ क्या है। जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है दैट ग्रू मोर देन डबल डिजिट, मतलब लगभग 10% से ज़्यादा ग्रो हुआ है। और एग्रीकल्चर ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। इस रीज़न की वजह से Q4 बहुत अच्छा रहा है। नाउ दिस इज़ एक्स्ट्रा गुड न्यूज़ बिकॉज बोथ कंस्ट्रक्शन एंड फार्मिंग गिव लॉट्स ऑफ जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट यानी कि लॉट्स ऑफ जॉब्स टू पीपल इन इंडिया। 2 सेक्टर जिसके वजह से क्वार्टर अच्छा हुआ है वो क्या है,
कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर, और कंस्ट्रक्शन और एग्रीकल्चर ऐसा सेक्टर है जो मेजर एम्प्लॉयमेंट गिवन सेक्टर है, वो इम्प्रूव हुआ तो एम्प्लॉयमेंट भी मतलब इम्प्रूव हुआ। जो सर्विसेज सेक्टर्स हैं जैसे आईटी, बैंकिंग, हेल्थ केयर, ये सारे सेक्टर्स भी ग्रो हुए हैं जस्ट लाइक बिफोर। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ऑन द अदर हैंड ग्रू एट जस्ट 4.8%, डाउन फ्रॉम 11.3% इन Q4। मतलब मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहा है, इस बार सिर्फ 4.8% भरा है। पिछली बार 11.3% था अगर हम इस क्वार्टर की बात करें, इस बार लेकिन वो 4.8% बढ़ा है। पिछले साल से कम है लेकिन क्वार्टर से ज़्यादा है, ऐसा समझो। देयर इज़ अ रियलिटी चेक, मतलब इवन इफ द टोटल ग्रोथ लुक्स गुड, देयर इज़ अ हिडन वार्निंग व्हेन यू डिग डीपर इनटू द नंबर्स। GDP growth rate जो है, one big reason GDP rose to 7.4% was because the government earned 12.7% more in taxes, not just because business or industries grew a lot। समझे, GDP जो improve हुई है इस बार, जो GDP जो गवर्नमेंट ने टैक्सेस में बहुत ज़्यादा अर्न किया, इस वजह से ये ग्रोथ दिखी है, ना कि इस वजह से कि बिजनेस और इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई हैं। तो ये पूरा पैसेज है कि भाई इंडिया की इकोनॉमी का जो डेटा आया उसमें ऑप्टिमिस्टिक लोग खुश हैं, पेसिमिस्टिक लोग मतलब दुखी हैं। पर एक रियलिस्टिक इंसान खुश होगा लेकिन दुखी भी होगा कि भाई क्वार्टर अच्छा है लेकिन साल खराब गया। और GDP % में भी जो ग्रोथ आई है वो हमारे इंडस्ट्री की ग्रोथ की वजह से नहीं आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि गवर्नमेंट ने अच्छे टैक्सेस कलेक्ट किए थे, तो वो उस वजह से आई है। देखो मैं क्यों ऐसा कर रही हूँ, मेरे दिमाग में समरी चलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मेरे दिमाग में समरी नहीं चलेगी तो इसके बाद जो क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आंसर ही नहीं कर पाऊँगी। आपको भी ये चीज़ मेंटेन रखनी है, ठीक है। बढ़ा जाए, चलो। अब जैसे ये है, व्हाट वाज द की कंट्रीब्यूटर टू द हाई GDP। GDP का की कंट्रीब्यूटर फॉरेन इन्वेस्टमेंट या ऑयल एक्सपोर्ट नहीं था, टैक्सेस में ग्रोथ हुई थी, इस वजह से ग्रो हुआ है। गवर्नमेंट के पास ज़्यादा टैक्सेस आए, GDP ग्रो हो गया, इस वजह से नहीं कि हमारा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अच्छा हो गया या इंडस्ट्री अच्छी हो गई, इस वजह से नहीं। विच सेक्टर शोड अ डिक्लाइन इन ग्रोथ कंपेयर टू द सेम क्वार्टर। एग्रीकल्चर नहीं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक डिक्लाइन आया है। देखो यहाँ पे क्लियरली गिवन था, ये देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डिक्लाइन आया है। पिछले बार 11.3% Q4 में था, इस बार सिर्फ 4.8% है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आया है डिक्लाइन। पता है इस सेशन में डेली आके आप रीडिंग करते हो डेली मेरे साथ, मेरे सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप क्वेश्चंस लगाते हो, और रीडिंग अच्छी हो गई, समरी लिखना सीख लिया, तो क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल में भी अच्छे मार्क्स नहीं फुल मार्क्स आएंगे। जैसे ग्रामर और वोकैब में फुल आते हैं, वैसे RC क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल में भी फुल मार्क्स आएंगे। तो डेली 8 बजे आया करो, मैं वोकैब कराती हूँ, फिर रीडिंग कराती हूँ, तो इससे आपको फ़ायदा मिलेगा। सामने है, कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, जल्दी से। सबसे पहले आपको होमवर्क में क्या करना है कि इस पूरी लिस्ट में से कोई भी 4 शब्द उठाइए, और वो 4 शब्द ऐसे उठाना जिसके कम से कम 2-2, 3-3 सिनोनिम्स आपको पता हो। नॉर्मल वर्ड्स मत उठाइएगा, कोई भी उठाइए इसमें से, लेकिन वही उठाइएगा जिसमें 2-2, 3-3 सिनोनिम्स पता हो। फिर इस पूरे आंसर को आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। देखो आपकी नोटिफिकेशन आउट हो गई है फेज़ एग्ज़ाम की, फेज़ 13 की। अभी CGL की आएगी, स्टेनो की आएगी, CHSL की आएगी। हर एग्ज़ाम में इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हर एग्ज़ाम में इंग्लिश आती है, ठीक। तो आप ये चीज़ रेगुलरली करिए, मैं जो होमवर्क दे रही हूँ वो रेगुलरली करिए, 100% इंप्रूवमेंट दिखेगा। दैट्स इट। लैब की ऐप को डाउनलोड कर लो। कल फेज़ की नोटिफिकेशन आई है, फेज़ का नया विजेता बैच लैब ऐप पर ऑलरेडी आ चुका है लाइव कोर्स के सेक्शन में। अगर आपको एडमिशन लेना है, ऐप खोलिएगा, लाइव कोर्स में जाइएगा, और फेज़ का एक बैच है विजेता बैच, उसमें एडमिशन ले लीजिएगा एंड ये कोड लगा दीजिएगा। आपको ऑलरेडी ऐप पर डिस्काउंट दिख रहा होगा, लेकिन इस कोड को लगाने से और ज़्यादा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। कमेंट में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। वो कैब जो हम डेली रिवाइज करते हैं, जो हम डेली रीडिंग करते हैं, ये सब चीज़ें आपको कैसी लगती हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और नए स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।